गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है क्लास 7 की हिंदी की उड़ान हिंदी का लास्ट लेसन है आश्रम का अनुमानित व्यय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा पूर्व दक्षताएँ हैं 507 और 604, वर्तमान दक्षता है 704। दक्षता क्या है? विद्यार्थी लंबे और जटिल निर्देशों, संवादों और विभिन्न मुद्दों का परिवेशगत ध्वनियों, बारिश, हवा, पशु पक्षी, व्यवसाय संबंधी शब्दावली आदि को सुनकर समझकर अपने विचार मौखिक व लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महानगरों में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा भाषी और विभिन्न क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, परिवहन की उपलब्धता, मनोरंजन के साधनों की सुविधा, जीवन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता आदि के कारण महानगरीय जीवन स्तर ऊंचा होता है। महानगरों में बैंक सेवा, डाक सेवा, संचार सुविधाएं आदि बड़े पैमाने पर मिल जाती हैं की दृष्टि से महानगरों का जीवन वरदान है। किंतु बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण महानगरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस कारण लोगों में अनेक रोग फैल रहे हैं। इसके अलावा सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचारी ने महानगरीय जीवन को नरकीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब के बावजूद महानगरीय जीवन की सुख सुविधाएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महानगरों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? उपरोक्त सभी स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन। महानगरों का जीवन स्तर उच्च स्तर का है। बढ़ती प्रदूषण के कारण महानगरों में क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण, जनसंख्या के कारण। महानगरीय जीवन किन कारणों से तरक्की करता जा रहा है? सुख सुविधाओं के कारण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा और परिवहन की सुविधा के कारण। इसमें से हमें मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग करने हैं। महानगरीय, महानगर जमा ईय, उपलब्धता, उपलब्ध जमा ता, सांप्रदायिकता, संप्रदाय प्लस इक, सांप्रदायिक प्लस ता, सांप्रदायिकता, इक और ता ये प्रत्यय हैं। आकर्षित, आकर्षण प्लस इत, आकर्षित। गद्यांश का हमें उपयुक्त शीर्षक लिखना है महानगरों में जीवन स्तर या महानगरों में उच्च जीवन स्तर। किस आधार पर महानगरीय जीवन स्तर को ऊंचा माना जाता है? क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, परिवहन की उपलब्धता, मनोरंजन के साधनों की सुविधा, जीवन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता के कारण जो हमारा महानगरीय जीवन स्तर है उसको ऊंचा माना जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण महानगरीय के जीवन स्तर में क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण महानगरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस कारण लोगों में अनेक रोग फैल रहे हैं। लोग महानगरों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? महानगरों में सुख सुविधाओं के कारण लोग महानगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर आपको भी महानगर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं दिल्ली जाना पसंद करूँगी क्योंकि वहाँ पे बहुत से दर्शनीय स्थल हैं देखने योग्य। गतिविधि 2 है हमारी और पूर्व दक्षता है 607 और वर्तमान दक्षता है 707। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, साक्षात्कार, लेखा जोखा से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव व सही प्रभाव के साथ पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बालक चंद्रशेखर की उम्र उस समय 14 वर्ष थी। विद्यालय में समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार क्रांतिकारी आंदोलन की समझ हो गई थी। तब उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेने का निश्चय किया। उस समय इतनी कम उम्र के बच्चे आंदोलन में भाग नहीं लेते थे क्योंकि ऐसे आंदोलनों में भाग लेने वालों के साथ अंग्रेजी सरकार बहुत सख्त बर्ताव करती थी, जिससे हर कोई आंदोलन में भाग लेने से डरता था। पर चंद्रशेखर बहुत बहादुर थे। उन्होंने घूम घूम कर अपने हम उम्र विद्यार्थियों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ काशी के सैकड़ों विद्यार्थियों ने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए अंग्रेज सरकार के विरोध में जुलूस निकाला। नारों का शोर सुनकर कई पुलिस अधिकारी वहां आ गए। तभी एक पुलिस अधिकारी ने गरज कर कहा, तुम सब अपने घर वापस चले जाओ वरना तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। तब चंद्रशेखर ने निडरता से क्या कहा कि आज़ादी मांगना अपराध है? अगर है तो पहले मैं अपराधी हूँ। एक छोटे के बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह अंग्रेज अधिकारी जो है क्रोध में भर उठा। चंद्रशेखर की उम्र उस समय कितनी थी? उस समय सिर्फ 14 वर्ष थी।
बालक चंद्रशेखर को समाचार पत्रों के माध्यम से किस चीज़ की समझ हो गई थी? बालक चंद्रशेखर को क्रांतिकारी आंदोलन की समझ हो गई थी। बालक चंद्रशेखर बहुत बहादुर थे। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? बहादुर जो है वो विशेषण है और बहुत उसकी भी विशेषता बता रहा है। उस समय विशेष है क्योंकि उस समय कम उम्र के बच्चों को आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेने दिया जाता था? क्योंकि अंग्रेज सरकार आंदोलन में भाग लेने वालों के साथ बहुत सख्त बर्ताव करती थी। बालक चंद्रशेखर ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान कैसे दिया? उन्होंने घूम घूम कर अपने हम उम्र बच्चों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। डरपोक, निडर, अपराध, निरपराध, कायरता, वीरता। अंग्रेज अधिकारी क्रोध से क्यों भर गए? छोटे बालक के मुंह से वीरता की बातें सुनकर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्रोध से भर गए। तुम सब अपने घरों को वापस जाओ वरना तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। यह वाक्य किसने कहे और क्यों कहे? यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी ने क्रांतिकारी विद्यार्थियों को कहे जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जुलूस निकाला। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमें कोई 5 पंक्तियाँ लिखती हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली। उनका मन सशस्त्र क्रांति में था। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही क्रांति में भाग लेने का निश्चय कर लिया। इसके बाद है हमारी एक्टिविटी 3, गतिविधि 3। दक्षता है 617 और वर्तमान क्लास की दक्षता है 717। विद्यार्थी संधि और समास के भेदों को समझकर उनका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। संधि और समास। तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद का पहला या पूरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। पहले तो समास में 2 पद हैं। इस वाले समास में समास जो है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र अक्षरों से मिलकर बनता है। देखिए जैसे रसोई, घर। रसोई एक अलग अक्षर है, घर एक अलग अक्षर है और दोनों ने मिलकर बनाया रसोई घर। ठीक है। वो रसोई घर एक अलग से शब्द बन गया। ठीक है। तो घर, इसका पीछे वाला जो पद है वो प्रधान है, घर। अगर हम रसोई के साथ घर ना लगाएं, अकेला रसोई तो एक कमरे की बात होगी, लेकिन जब हम उसके साथ घर लगा देते हैं तो पूरे घर की बात होती है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें पीछे वाला पद जो है वो प्रधान है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हों, जैसे माता पिता। माता भी प्रधान, पिता भी प्रधान, माता और पिता। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते हुए हमें समास का नाम लिखना है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ऐसा स्थान जो यज्ञ के लिए है। ठीक है। पिछला पद प्रधान है। तत्पुरुष समास। कर्महीन, कर्म से हीन। ठीक है। हीन मतलब जो नहीं करना चाहता। तत्पुरुष समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये वाला समास द्वंद्व समास। उसने दिए गए वाक्यों में से हमें समास शब्द चुनना है। इसमें से पुस्तकालय है, उसने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए, आलय, पुस्तक का स्थान। तत्पुरुष समास। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष वनवास में बताए। वन में वास करना। ठीक है। रहना। तत्पुरुष समास। भारत में नदी नाले बहते हैं, नदी और नाले। द्वंद्व समास। इसमें हमें एक शब्द बनाना है। उद्योग का पति, उद्योगपति। शरण में आगत, शरणागत, शरण में आया हुआ। समास की परिभाषा देनी है। जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नए स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं उसे हम समास कहते हैं। तद्भव, तत्पुरुष समास का पहला पद अव्यय होता है, गलत है। पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होता है, ये भी गलत है। उत्तर पद, पीछे वाला पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है। घुड़सवार, घुड़ के लिए सवार। ठीक है। सवार जो है उत्तर पद क्या है? पीछे वाला पद सवार है। तत्पुरुष समास का डैश पद प्रधान होता है, उत्तर पद। उत्तर मतलब पीछे वाला पद। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन, भाई और बहन। विभक्ति चिन्हों का लोप करके बना शब्द क्या कहलाता है? विभक्ति चिन्हों का, ठीक है, वो हमारा समास कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।